स्कूल बेटा मोस्ट प्रोबेबली 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और जिनका वैक्सीनेशन हुआ है, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट डोज लगी हुई है, सिर्फ वही स्कूल में आ सकते हैं, बाकियों को शायद परमिशन नहीं मिलेगी। वैक्सीनेशन से डरो नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुनिया ने लगवाया है, कुछ नहीं हुआ है। मैम हम तो सेकंड डोज के लिए भी तैयार हैं। वो तो है ही पूरा। अब जिसको फर्स्ट डोज लगी है सेकंड डोज भी लगवानी चाहिए ना, वो टाइम पूरा होगा तभी लगेगी। पर सच में जो वैक्सीनेटेड है ना, अभी उनमें क्या है कि डेथ रेट कम हो गई है उन लोगों में। अगर उनको कोविड हो भी रहा है ना तो इतना डेंजरस नहीं है। अब ये आने वाले टाइम में कॉमन डिसीज हो जाएगी, जैसे अब ये पुरानी बीमारियां हैं, टाइफाइड है और ये निमोनिया वगैरह है, जैसे पुरानी डिसीजेस चली आ रही हैं, थोड़े टाइम में ये भी एक कॉमन पार्ट बन जाएगी वैक्सीनेशन, और इसी पे ही लोग जिएंगे बस। पूरी तरह खत्म तो अब ये होने से रही। हमने ये थोड़ा सा रह गया था रिवाइज करना, ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे गैसेस का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद एक टॉपिक है इसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। ये ट्रांसपोर्ट वाले में शायद कौन है ये, माइक बंद करो अपना प्लीज। अर्पित, शायद ट्रांसपोर्ट वाले में डाउट था ना, कि ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये होता है टॉक्सिक है। ठीक है, और ये सिर्फ उन लोगों में है जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी में क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबस्टन। जब आप नॉर्मल सांस लेते हो बेटा, बहुत लंबा हो चुका है ये चैप्टर, बस इसको आज वाइंड अप करना है, इसके बाद और नहीं करेंगे। किसी को डाउट है तो प्लीज मैसेज कॉल कर दिया करो। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, अब ये टॉक्सिक होती है, स्मोकिंग के दौरान बॉडी में प्रोड्यूस होती है और इनकम्प्लीट कंबस्टन में बनती है। जब किसी चीज की बॉडी में इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है, ठीक है, तब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जब ये बनेगी तब हीमोग्लोबिन इसके साथ बाइंड करेगा, और कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो दैट इज नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज परमानेंट। परमानेंट का मतलब ये है बेटा कि जितना हीमोग्लोबिन CO से बाइंड कर गया, वो हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन या CO2 से बाइंड नहीं करेगा, वो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों में क्या रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, इनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। आपने सुना है कि ये जो सिगरेट स्मोक ज्यादा करते हैं, टबैको स्मोकिंग जो ज्यादा करते हैं, उनको लंग कैंसर हो जाता है, ये इसी वजह से है। नॉर्मली ऑक्सीजन का क्या रहता है, 3% डिजोल्व फॉर्म में, 97% इज बाउंड विद दी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन है जो पूरी बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसका क्या सिस्टम रहता है, 7% इन द फॉर्म ऑफ दी कार्बोनिक एसिड, ठीक है, 70% इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, 23% रहता है इन दी फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड करता है, देन वी कॉल इट कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। जब ये CO से करता है तब हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अलग ट्रांसपोर्ट है। अब क्या है कि ये नॉर्मल कंडीशन होती है, इसमें हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। ये रेयर कंडीशन है जो टॉक्सिसिटी के टाइम पे जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनकी बॉडी में होता है। जितना हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा, जितना हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा, वो हीमोग्लोबिन फिर अवेलेबल नहीं रहेगा ऑक्सीजन और CO2 से बाइंड करने के लिए। ठीक है, ये कहाँ बनता है, प्लाज्मा के अंदर। ये रिएक्शन कहाँ होती है,
आरबीसीज के अंदर और कुछ प्लाज्मा के अंदर। ये भी कहाँ होगा? आरबीसी के अंदर, क्योंकि हीमोग्लोबिन आपका कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसीज के अंदर। तो इस तरह से अलग अलग ये जो ऑक्सीजन है, अलग अलग गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तीनों के पास कैपेबिलिटी है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। ठीक है, तो इस तरह से हीमोग्लोबिन जो है इनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके बाद एक पॉइंट आया था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एज द नेम इंडिकेट, it is a graph representing percentage saturation of the hemoglobin. Percentage saturation of hemoglobin का मतलब है नॉर्मल लैंग्वेज में how much hemoglobin is bound with the oxygen. ठीक है, आप इसको लिख सकते हो how much percentage of hemoglobin is bound with the oxygen. ठीक है, at the different partial pressure of the oxygen. ये ग्राफ हमें बहुत सिंपल सा ये दिखाता है कि अलग अलग पार्शियल प्रेशर हम अगर ऑक्सीजन का देखें तो अलग अलग पार्शियल प्रेशर पर कितना कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है, दैट्स इट। मतलब मुझे कह दिया कि 30 mm पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, बताओ इस वक्त कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड रहेगा। 95 mm पार्शियल प्रेशर है तो कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड रहेगा। ये रिलेशन आपको कौन बताता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब आप इस ग्राफ से देख सकते हो, जब 20 mm पार्शियल प्रेशर है तो सैचुरेशन कितनी है? 30%। ये देखो यहाँ दिखाया है इस ग्राफ में। जब पार्शियल प्रेशर 40 है तो सैचुरेशन इज 75%। जब पार्शियल प्रेशर 95 है, यू कैन सी दिस इन दिस ग्राफ, 95 है तो सैचुरेशन कितनी है? ऑलमोस्ट 97%। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर पर कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसका सिग्निफिकेंस कोई आपसे पूछे तो सिग्निफिकेंस यही हुआ कि आप पार्शियल प्रेशर को पढ़ के बता सकते हो कि कितना ऑक्सीजन बाइंड कर रहे हैं। अर्पित कितनी बार क्लास में एंटर करता है ये? ये इसका सिग्निफिकेंस है कि डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स पर आप ये बता सकते हो कि हाउ मच हीमोग्लोबिन इज बाउंड विद द ऑक्सीजन। ठीक है, इसको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिखा था मैंने, इसमें ज्यादा मत उलझना। ये जब तुमने ये वाला डायग्राम किया था वो तुम्हें मैंने पार्शियल प्रेशर वाला, एक्सचेंज वाला बताया था। सिर्फ इतना ध्यान रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जब पार्शियल प्रेशर 95 mmHg हो जाता है, मतलब उस टाइम पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मैक्सिमम ऑक्सीजन बाउंड है, दैट इज 97%। कौन है ये बीच में? ये वाला जो ग्राफ है ये हमेशा सिग्मोइडल शेप का होता है। पार्शियल प्रेशर का जो वो यूज है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अब यहाँ देखो डिफरेंट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर दिए हुए हैं, कहीं पे परसेंट सैचुरेशन आपको नहीं बताई हुई। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाला आपका कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर से इसीलिए शो करते हैं क्योंकि ये वाला जो ब्लड होता है ये ब्राइट रेड कलर का होता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पर्पलिश रेड होता है देखने में, तो इसीलिए हम उसको डायग्राम में ब्लू कलर से दिखाते हैं। अब यहाँ 95 mm पार्शियल प्रेशर है, आपको ग्राफ से याद आ गया होगा कि यहाँ पे सैचुरेशन कितनी है? 97% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इसका मतलब इस टाइम पे 97% ऑक्सीजन बाइंड है हीमोग्लोबिन से। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 40। यहाँ पे कितनी बाइंड है? सिर्फ 75।
5%। तो हम यहाँ पढ़ते थे, हमने देखा था 100 ml ऑफ द ब्लड 19.8 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसका 75% कितना हो जाएगा, लगभग 14 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। जहां जहां जो जो पार्शियल प्रेशर है उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि कितने % हीमोग्लोबिन उसमें बाउंड है। यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये तो बॉडी के बाहर का हो गया, यहाँ हीमोग्लोबिन है ही नहीं, बॉडी के अंदर की हम बात कर रहे हैं। अलग अलग पार्शियल प्रेशर पर आप बता सकते हो कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को सपोर्ट करते हैं। कि अगर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया और पीएच घट गया, अगर ये 3 कंडीशंस हो गई हमारी बॉडी के अंदर, एट दैट टाइम ये जो हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है ये टूट जाएगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा। किस किस कंडीशन में, जब CO2 बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए और पीएच जो है वो घट जाए। इनके ब्रेक होने का मतलब है जो ग्राफ है वो राइट में झुकता जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसकी उल्टी कंडीशंस हो, CO2 कम हो जाए, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कम हो जाए और टेम्परेचर कम हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को प्रमोट किया जाएगा, ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। CO2 ज्यादा हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से टूट जाएंगे। तो कुछ कुछ फैक्टर्स हैं। आपने बोला था कि मम्मी यही कंडीशंस यहाँ पे लिखे हैं, कौन कौन सी कंडीशन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग को फेवर करती हैं और कौन कौन सी कंडीशंस इसको फेवर नहीं करती हैं। जैसे हमने पहले क्लोराइड शिफ्ट पढ़ा था, हैम्बर्गर्स इफेक्ट, क्लोराइड आयन की जो मूवमेंट होती है, ऐसे ही इसमें आता है बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट का मतलब है कि जैसे जैसे CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। विद द इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बेंड टुवर्ड्स द राइट सूनर, मतलब जल्दी राइट में शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब % सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन बिकम लेस। अगर CO2 बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर CO2 से बाइंड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को कहते हैं बोहर्स इफेक्ट, बोहर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ऐसे हमने एक हैम्बर्गर इफेक्ट किया था, आरबीसी से जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर आते हैं तो उतने ही क्लोराइड आयन अंदर जाते हैं। दिस इज नोन एज द क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स इफेक्ट। दूसरा क्या है, ये बोहर्स इफेक्ट। ऐसे टेम्परेचर का इफेक्ट है और पीएच का भी इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट था कि रेस्पिरेशन को कौन कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। रेस्पिरेशन की रेट बढ़ानी है या घटानी है, तेजी से सांस लेनी है या धीरे से लेनी है। हमारी बॉडी में 2 कंट्रोल सेंटर है, नर्वस कंट्रोल सेंटर और केमिकल कंट्रोल सेंटर। नर्वस कंट्रोल सेंटर एज अ नेम इंडिकेट, यहाँ पे हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर होते हैं ब्रेन के अंदर, जिसमें से 2 मेडुला में है और एक पोन्स में है। ये ब्रेन के ही पार्ट है बेटा, मेडुला और पोन्स। आपकी बॉडी में 3 नर्वस सेंटर हैं, 2 मेडुला में लोकेटेड है और एक पोन्स में। इनको रिदमिसिटी सेंटर कहते हैं। रिदमिसिटी सेंटर का मतलब है ये आपके सांस लेने की रिदम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इंस्पिरेटरी सेंटर मेडुला में है और ये आपके नॉर्मल इनहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2 सेकेंड लगते हैं सांस को अंदर लेने में, उस नॉर्मल इनहेलेशन को कंट्रोल कौन करता है, आपका इंस्पिरेटरी सेंटर, एंड इट इज लोकेटेड इन दी मेडुला पार्ट, ठीक है। ऐसे ही अगला है एक्सपायरेटरी सेंटर, ये भी मेडुला में लोकेटेड है, लेकिन ये नॉर्मली एक्टिव नहीं रहता। नॉर्मल सांस ले रहे हो जब, तब उस टाइम पे एक्सपायरेटरी सेंटर जो है वो डोरमेंट रहता है, एक्टिव नहीं रहता। इट गेट्स स्टिमुलेटेड फॉर द फोर्सफुल इनहेलेशन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और एनी अदर एक्टिविटी। जब आप कोई फोर्स लगाकर इनहेल करते हो उस वक्त ये एक्टिव होता है, अदरवाइज नहीं होता।
फिर है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ये पोन्स वेरोलाई में है, ये भी एक्सरसाइज के टाइम काम करता है। जनरली एनिमल्स में देखने को मिलता है, समर्स में जो डॉग है वो अपनी टंग को बाहर रखते हैं कूलिंग के लिए, ठीक है। तो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द न्यूमोटेक्सिक सेंटर। 3 सेंटर है, इंस्पायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर एंड द थर्ड वन इज न्यूमोटेक्सिक सेंटर। पहले दोनों मेडुला में थे, ये पोन्स में, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी में कीमो रिसेप्टर्स हैं जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं, एज द नेम इंडिकेट, कीमो सेंसिटिव बॉडी, दे आर सेंसिटिव टू दी केमिकल्स। ये किसके लिए सेंसिटिव है? कुछ ना कुछ केमिकल्स के लिए, दे आर सेंसिटिव टू दी केमिकल्स। 2 हैं बेटा, कैरोटिड बॉडीज और ऑर्टिक बॉडीज। बस इनके बारे में इतना मेन ध्यान रखना कि ये जो है ये CO2 कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के टुवर्ड्स काफी सेंसिटिव है। ऑक्सीजन को इतना सेंस नहीं कर पाते, ये सिर्फ CO2 और pH को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव है। और दूसरा, ये जो कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं ये मेडुला के बिल्कुल पास प्रेजेंट होते हैं, मेडुला के जस्ट एडजेसेंट एरिया में ये प्रेजेंट है, पोन से दूर होते हैं। इस डायग्राम में देखो, ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ब्रेन के निचले हिस्से में पोन्स और मेडुला होते हैं। मेडुला में 2 आपके सेंटर हैं, एक कौन सा है? इंस्पायरेटरी सेंटर, और एक कौन सा है? एक्सपायरेटरी सेंटर, ठीक है। पोन्स में कौन सा वाला था सेंटर? न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो बिल्कुल इसके पास है, मेडुला के पास प्रेजेंट होते हैं, पोन से थोड़ा सा दूर रहते हैं। इस तरह से हमारी जो ब्रीदिंग है ये कंट्रोल रहती है। ये सेंटर्स लंग्स को और हार्ट को सिग्नल देते हैं ताकि ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है, ब्लड पंपिंग का जो मैकेनिज्म है, उसको रेगुलेट किया जा सके एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब तेज सांस लेने की जरूरत है तो तेज हो जाएगी ब्रीदिंग, जब धीरे करनी है तो धीरे हो जाएगी। दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोन्स एंड मेडुला। ये उसके बाद एक टॉपिक था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। इसमें आपको क्या करना था? अलग अलग एयर के वॉल्यूम को लर्न करना है, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस है, कुछ बहुत सिंपल है, कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट था टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। हमारे जो लंग्स हैं बेटा, उनकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है, कब कितनी सांस ली जा सकती है, कब कितनी एयर को वो अंदर रख सकते हैं या फिर रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कैपेसिटीज को कहते हैं हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ द वॉल्यूम इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन। जब एक पर्सन नॉर्मल ब्रीथ करता है, ना तो वो इल है, कोई उसको फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट है एकदम, वो नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है। वो जो 5 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड इनहेल में, 3 सेकंड एक्सहेल में, जब वो नॉर्मल ब्रीदिंग करता है तो वो कितनी एयर जो है इंस्पायर एक्सपायर करता है, दोनों आती है बेटा इसमें, टाइडल वॉल्यूम में दोनों आती है। कितनी एयर उसने अंदर ली, कितनी बाहर छोड़ी, उसका टोटल वॉल्यूम। हम 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक बारी में 500 ml एयर जो है वो अंदर बाहर होती है। तो कितनी हो गई 1 मिनट के अंदर? फिर 500 इंटू 12 या फिर 500 इंटू 16, 6000 to 8000 लीटर ऑफ द एयर, ठीक है, इज एक्सचेंज्ड पर मिनट। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि जिस वक्त कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, कोई भारी भरकम काम नहीं हो रहा, कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मली कितना वॉल्यूम एयर का इनसाइड आउटसाइड मूव कर रहा है, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। फिर आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी क्या होता है? अंदर खींचना, रिजर्व बचा हुआ। आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन, द वॉल्यूम ऑफ द एयर विच कैन टेक इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपने नॉर्मल सांस अंदर खींच ली, उसके बाद आप कितनी और अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हो, दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेम इसका उल्टा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद आप कितनी एयर और बाहर निकाल सकते हो, दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ आ रहा है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये सिंपल है बेटा, जब कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, नॉर्मल कितनी वॉल्यूम एयर अंदर बाहर जा रही है, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व मतलब नॉर्मल इनहेल करने के बाद, नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद आप कितनी एयर और ले सकते हो, और नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद कितनी एयर और बाहर निकाल सकते हो, दैट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल क्या होता है बेटा? बचा कुचा। आपने बहुत तेज सांस ली, मतलब मैक्सिमम जोर लगाकर, और मैक्सिमम जोर लगा के सांस बाहर भी छोड़ दी, उसके बाद भी फेफड़े कभी भी खाली नहीं होते, जीरो लेवल कभी नहीं होता। कितनी मर्जी आप जोर से सांस ले लो, कुछ वॉल्यूम तो रह ही जाएगा। दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसको हिंदी में इसका एक एक नाम पढ़ के उसको समझ समझ के करना, तो ही ये याद होगी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आपकी इंस्पायर करने की कैपेसिटी कितनी है? हाउ मच वी कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। सिंपल, नॉर्मल सांस छोड़ी है आपने, उसके बाद आप कितना इंस्पायर, टाइडल में हमने दोनों काउंट कर लिए थे, इंस्पायर एक्सपायर, अब ये अलग अलग कर रहे हैं बस। ठीक है, कि आप कितने नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप कितना एक इंस्पायर कर सकते हो, जिसमें आपका टाइडल वॉल्यूम भी ऐड हो जाता है और इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी भी ऐड हो जाती है। ऐसे ही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कितनी एयर जो है आप एक्सपायर कर सकते हो मैक्सिमम, इसमें टाइडल वॉल्यूम के साथ ईआर भी ऐड हो जाएगा। ये है ना पहले तीन जो थे, अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे, दिस इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसको और इसको ऐड कर दोगे तो वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। टाइडल वॉल्यूम दोनों में कॉमन रहता है। Functional residual capacity, volume of the gas remained in the lungs after the normal expiration। ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो बीच में। Vital capacity, this is very important, the amount of the air which can breathe after the forceful expiration। आप कितना ब्रीथ कर सकते हो एक जोर से सांस लेने के बाद। एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, आप इन तीनों को जोड़ दो तो ये वाइटल कैपेसिटी बन जाएगी। फर्स्ट पेज पे तीन डेफिनेशंस है बेटा, इसको और इसको जोड़ दिया तो वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दिया तो वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, तीनों को जोड़ दिया तो दिस इज द वाइटल कैपेसिटी। अगर डेफिनेशन याद नहीं भी रहती, इतना भी लिखाते हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल अमाउंट ऑफ द एयर विच इज प्रेजेंट इन योर लंग्स। तो सिंपल है बेटा, ये तीन डेफिनेशंस हैं। ठीक है, इनको तो खूब अच्छे से याद कर लेना। इन दोनों को जोड़ दिया तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम और इसको जोड़ दिया तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तीनों को जोड़ दिया तो क्या हो गई? वो वाइटल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम वैसे ही समझ आ जाएगा कि बची खुची जो एयर रह जाती है लंग्स में। ठीक है, उसके बाद था एनाटॉमिकल डेड स्पेस, हमारी डेथ के बाद। ठीक है, हमारी डेथ के बाद बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पाथवे में जो एयर बाकी रह जाती है, दैट इज नोन एज एनाटॉमिकल डेड स्पेस। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 150 ml, मेल हो या फीमेल हो सेम रहता है। लास्ट था डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं बॉडी में, दैट कैन बी कॉज्ड बाय सम पैथोजेंस, दैट कैन बी ड्यू टू द कैंसर, ट्यूमर, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रुकावट आ जाती है, कोई अड़चन आ जाती है, सॉरी, और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कई बार क्या होता है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन ऐसा है जो आपके लंग्स पे अटैक करता है। ठीक है, जैसे निमोनिया है, कोविड-19 है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारे इन्फेक्शन से हो जाती हैं, आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं। आपको वो बीमारियां पढ़नी है जिनमें आपके लंग्स पे असर होता है सीधा। आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, कोई कार्सिनोजन टबैको लेते हैं, उसमें बेंजपायरिन होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मुंह का कैंसर होता है, लंग्स का कैंसर होने लग जाता है। ठीक है, अब एलर्जीज, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ये मैंने बताए थे, एलर्जीज और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा वगैरह, आपको सांस लेने में रुकावट आने लगती है। एलर्जीज क्या होती हैं? आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज दी एलर्जीज। अब ये एलर्जीज में क्या होता है कि पहली बार में कभी भी एलर्जी नहीं होती, एकदम से कभी किसी को किसी चीज से एलर्जी नहीं होती, एलर्जी हमेशा धीरे धीरे आती है, मतलब उसके सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे अपीयर होने लगते हैं। एलर्जन हर किसी के लिए अलग अलग है, किसी के लिए डस्ट पार्टिकल है, किसी के लिए पॉलन ग्रेन है। मान लो ये एलर्जन है, फर्स्ट टाइम इसने बॉडी में एंटर किया, ठीक है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, इम्यून सिस्टम ने इसके जो अगेंस्ट है, इम्यून सिस्टम ने इसके अगेंस्ट क्या बना दी? एंटीबॉडी। दिस इज द एलर्जन एंड दिस इज द एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी जाके एक मास्ट सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, ये नॉर्मल सेल है बेटा, जो इम्यून सिस्टम की सेल है, एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड कर गई। ये तब हुआ था जब फर्स्ट टाइम एलर्जन जो है वो एंटर किया बॉडी के अंदर। जब सेकेंड टाइम एलर्जन एंटर करेगा
तो ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, दिस इज द मास्ट सेल, और ये क्या है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी। अब जब एलर्जन एंटर करेगा तो वो सीधा इससे बाइंड करेगा, जैसे ही इससे बाइंड करेगा जो मास्ट सेल होती हैं वो क्या करती हैं, रप्चर हो जाती हैं। रप्चर होते ही वो रिलीज करती हैं हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स आर रिलीज्ड इन बॉडी, जिसकी वजह से क्या होती है, इन्फ्लामेशन, रेडनेस और इचिंग। जब भी आपको ये सिम्टम्स आते हैं एलर्जी के, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हिस्टामिन्स, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी में एलर्जी हुई है और हिस्टामिन रिलीज हुए हैं। देयर इज नो मेडिसिन जो डायरेक्टली एलर्जी को रोक सके। एलर्जी का सिर्फ एक लौता इलाज होता है कि आपको पता है कि आपको इस चीज से पहले ऐसा कुछ हुआ था, तो उसको आपने अवॉइड करना है। तुरंत आप सिर्फ उसको उस टाइम पे एविल दे सकते हो या फिर सिट्रेजिन दे सकते हो। सीवियर केसेस में एक इंजेक्शन लगता है एपिनेफ्रिन का, हार्मोनल इंजेक्शन है ये 3 ट्रीटमेंट है। ये तीनों ट्रीटमेंट इसकी प्रोडक्शन को रोक देंगे, मतलब टेम्परेरीली आपको रिलीफ मिल जाएगा, बॉडी में रेडनेस, इचिंग, इन्फ्लामेशन, फीवर, गर्मी सी जो हो रही होती है वो सब रुक जाएगी, क्योंकि हिस्टामिन प्रोडक्शन रोक दिया। इन सारी ड्रग्स को कहते हैं एंटी हिस्टामिन्स। लेकिन एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, एलर्जी का सिर्फ एक ही इलाज है, प्रिकॉशन, कि उस चीज से दूर रहा जाए जिससे एलर्जी होती है। अब क्यों इसको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एलर्जीज जो लंबे समय तक चलती जाती हैं उनमें फिर सांस की दिक्कत बहुत बढ़ती है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये। ठीक है, अस्थमा में क्या होता है, स्पैज्म ऑफ ब्रोंकाई, आपने पढ़ा था, ट्रैकिया जो होता है वो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से ट्रैकिया था, फिर ये आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, फिर वो आगे डिवाइड हो गया। अगर ये ब्रोंकाई स्पैज्म हो जाए, स्पैज्म का मतलब होता है श्रिंक हो जाए, ट्यूब्स जो है वो छोटी होने लग गई, नैरो होने लग गई। अब देखो अगर उसका वॉल्यूम डायमीटर कम हो गया तो मतलब उसमें एयर कम जाएगी, एयर कम जाएगी तो सांस कम आएगी। तो अस्थमा के पेशेंट देखिए सांस मुश्किल से ले पाते हैं, कि सांस रुकने लग जाती है, क्यों, उनकी ब्रोंकाई छोटी हो जाती है, स्पैज्म हो जाता है उसके अंदर। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस ऑलमोस्ट सेम है। इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकस इज नोन एज द ब्रोंकाइटिस, स्पैज्म ऑफ ब्रोंकाई इज नोन एज द अस्थमा, दोनों सेम ही है लगभग। फर्क सिर्फ इतना है, अस्थमा के पेशेंट में बलगम ज्यादा बनती है, स्पुटम इज मोर, लेकिन ब्रोंकाइटिस के केस में स्पुटम बहुत ज्यादा कम रहता है। ठीक है, सिर्फ एक ये अलग कर सकते हो। नेक्स्ट हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, दिस इज नोन एज दी हाइपोक्सिया। ये तब होगी जब वो इंसान स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है, उसमें CO ज्यादा बन रही है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर गया। आप कितनी मर्जी ऑक्सीजन अंदर ले लो, अगर हीमोग्लोबिन उसको बाइंड करके बॉडी को देगा नहीं तो उस ऑक्सीजन को लेने का फायदा क्या है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आप नाक बंद करके तो नहीं रह रहे, आप ऑक्सीजन अंदर जितनी मर्जी ले लो, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी तो उसका बेनिफिट क्या है? तो हाइपोक्सिया कब होता है आपको? हाइपोक्सिया में ये नहीं है कि आपने सांस लेना कम कर दिया, सांस आप उतनी ही ले रहे हो, आपके किसी न किसी वजह से बॉडी में CO बन गया है, जो हीमोग्लोबिन इसको छोड़ के अब हीमोग्लोबिन CO से बाउंड कर रहा है, इसके साथ बाउंड कर रहा है तो इसके साथ बाउंड नहीं कर रहा, इसीलिए बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। दैट कंडीशन इज नोन एज दी हाइपोक्सिया। लास्ट था ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। किसी किसी प्रोफेशन में, किसी किसी ऑक्यूपेशन में ज्यादा लंबे समय तक काम करने से भी लंग्स की बीमारियां हो जाती हैं। लाइक अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय तक सिलिका की कोई इंडस्ट्री में काम करता है, सिलिका ग्राइंड करते हैं, ये पाउडर्ड फॉर्म में होती है, ये सांस के थ्रू हमारे अंदर जाती है, तो काफी लंबे समय के बाद ये लंग्स पे अटैक करती है और इस बीमारी को कहते हैं सिलिकोसिस। ऐसी एस्बेस्टस एक केमिकल होता है, ये भी लंग्स में जाके जमा हो जाता है। तो इसमें इन लोगों का क्या होता है कि लंबे समय तक जो ये काम करते हैं इनको हमेशा कवर करके काम करना चाहिए, मास्क पहनने चाहिए। ठीक है, पत्थर ग्राइंड करना, सिलिका के साथ काम करना, एस्बेस्टस के साथ काम करना, ऐसी बीमारियां जो प्रोफेशन की वजह से हुई। अब ना इसने मान लो स्मोकिंग करी, ना इसको कोई एलर्जी हुई, लेकिन ये उस इंडस्ट्री में काम करता था तो इसको ये बीमारी हो गई, तो इसको क्या कहते हैं हम? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच आर रिलेटेड टू दी वर्क, और यू कैन से विच आर रिलेटेड टू दी ऑक्यूपेशन ऑफ ए पर्सन। तो इस तरह से ये डिसऑर्डर्स हैं। वॉल्यूम्स को याद करने का मैं तरीका फिर से एक बार बता रही हूँ।
देखो टाइडल वो बेसिक है, जब आप कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल कितना सांस अंदर ले रहे हो कितना छोड़ रहे हो, दिस इज द टाइडल वॉल्यूम, इसको दे दिया नंबर 1। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद आप कितनी और सांस ले सकते हो, नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद कितनी सांस और छोड़ सकते हो, ये 3 याद हो जाएंगे। अगर इन दोनों को जोड़ दिया तो इट इज नोन एज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और इन दोनों को जोड़ दिया तो दिस इज नोन एज दी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। 5 याद हो गए, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये 3 याद करके इन दोनों को जोड़ दिया तो दिस इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इन दोनों को जोड़ दिया तो दिस इज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और अगर इन तीनों को ही जोड़ दोगे तो दिस इज द वाइटल कैपेसिटीज। इन तीनों डेफिनेशन से आप 3 कैपेसिटीज को याद रख सकते हो, आईसी, वीसी, ईसी। कैसे याद रखोगे, टाइडल वॉल्यूम को इससे जोड़ दिया तो दिस इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम को इससे जोड़ दिया तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तीनों को ही जोड़ दिया तो वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, फिर एक था रेजिडियल वॉल्यूम, जोर से सांस लेने के बाद, जोर से सांस छोड़ने के बाद जितना आपकी बॉडी में बचता है, लंग्स में बचता है, दिस इज द रेजिडियल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी में सब ऐड हो जाते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी और एक टाइडल वॉल्यूम। ये जो पहले 4 है ना, 1 2 3 एंड दिस इज द 4, इन चारों को जोड़ दो तो वो क्या है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, डेफिनेशन याद रह जाए तो वेल एंड गुड, नहीं भी रहती तो ये कॉम्बिनेशन तो याद रख सकते हो भी, किसको जोड़ने से क्या क्या बनता है। ठीक है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस कोई भूलेगा नहीं, डेथ होने के बाद जो हमारी बॉडी में बाकी रह जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर पे बहुत लंबा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, अब मैं सीधा उसका टेस्ट लूंगी। तुम्हें जो डाउट है वो मैसेज कॉल पे आप क्लियर कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है तुम लोगों से क्लियर कर लेना। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। नोट साथ साथ बनाना, जो जो तुम्हें मैं इमेज भेजती हूँ ग्रुप में उसको नोट कर लेना अपने नोट्स में, इसमें काफी सारी ऐसी आएंगी। ठीक है, पिछली चैप्टर में आपने सारा लंग्स के बारे में समझा, अब हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। दिस इज नॉट हर्ट, कोई भी इसको हर्ट प्रोनाउंस नहीं करेगा, दिस इज हार्ट। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स में तुम्हें पता होगा 2 तरह के लिक्विड हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, ब्लड, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट, लिम्फ के बारे में कईयों को ध्यान होगा कईयों को नहीं। तो एक्चुअली हमारी बॉडी में ये 2 तरह के फ्लूइड्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ। फ्लूइड का काम क्या होता है, हमारे शरीर में कोई एक ऐसा लिक्विड जो दौड़ रहा है, जो जगह जगह गैसेस को लेकर जाता है, फूड के न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है लिक्विड फॉर्म में। तो हम इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ेंगे हमारा जो दिल है, हार्ट है, कैसे काम करता है। ठीक है, ईसीजी क्या होती है, आपकी जो हार्ट बीट है, दिल धड़कता है ना, जब उसकी आवाज सुनते हैं तो उसमें स्पेसिफिक सा साउंड आता है, वो साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर तुम इंटरेस्ट लेते हो तो। तुमने सुना है होल इन द हार्ट, कई बच्चों के दिल में छेद होता है, और ये जो एक्चुअली क्या है, सब बच्चों के दिल में छेद होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। बर्थ से पहले, डिलीवरी से पहले एक वाल्व होता है जो सबके दिल में खुला होता है, डिलीवरी के जस्ट बाद वो वाल्व बंद होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों में वो वाल्व बंद नहीं हो पाता तो उन्हें कहते हैं कि उनके हार्ट में छेद है और फिर उसको सर्जरी से बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ऐसी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, आपका हार्ट काम कैसे करता है। ठीक है, 2 तरह के फ्लूइड्स हैं, ब्लड और लिम्फ। ब्लड ग्रुप सुने हैं, 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, सबको सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी, ये ए बी है या ओ है। 4 तरह के ब्लड ग्रुप है हमारी बॉडी में, ए बी एंड ओ, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, पूरी हम हार्ट की वर्किंग को डिस्कस करेंगे, कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट क्या है और ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है। मैं इसके नोट्स आज ही भेज दूंगी, थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कर देना इसको, राइट। बाकी हम इसको कल स्टार्ट करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने लंग्स के बारे में डिस्कस किया, ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, हीमोग्लोबिन कैसे इन दोनों को बाइंड करता है इसके बारे में किया, कैसे हम इनहेल करते हैं, कैसे हम एक्सहेल करते हैं।
ये हमारा फोकस था। अब हम आगे बढ़ते हैं हार्ट की तरफ। अब हमारा फोकस क्या है, ब्लड कैसे मूव कर रहा है, लिम्फ क्या काम करता है, हमारा दिल कैसे काम करता है, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स है हमारी बॉडी में, ए बी और ओ। ठीक है, लास्ट में इसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि दिल की बीमारियां, जैसे हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़े थे ऐसे ही हम सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट फेलियर हो जाते हैं, वो सब क्या है। तो इस तरह से इस चैप्टर को हम आगे कल से स्टार्ट करेंगे।